Hi guys, welcome back. हम लोग सेक्शन नंबर 36 देख रहे थे एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टोटल 9 पॉइंट्स रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 36. अब फटाफट स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 10 देन सेक्शन नंबर 36 को ख़त्म करते हैं. पॉइंट नंबर 10, ध्यान से सुनो बच्चों क्या बोलता है. अगर कोई FMCS है, FMCS का मतलब होता है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी. फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो लाइफ इंश्योरेंस कराती है. क्या कराती है? लाइफ इंश्योरेंस. किसका? कैटल का. ध्यान से सुनो, हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस किसका? कैटल्स का. बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन है क्योंकि अप्लाई किसके ऊपर होता है? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी. और जो क्या करवा रही है लाइफ इंश्योरेंस, वो भी किसका? कैटल का. और वो कैटल किसके पता है? कैटल ऑन्ड बाय देयर मेंबर्स. खुद के भी कैटल्स नहीं है. कैटल्स किसके बच्चों? जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी के मेंबर्स है उनके कैटल्स है. उनकी लाइफ पे किसने इंश्योरेंस करवा दिया? फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंश्योरेंस करवा दिया. तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइफ इंश्योरेंस कराती है कैटल का. वो कैटल कौन ऑन करता है? सोसाइटी नहीं ऑन करती, सोसाइटी के मेंबर्स क्या करते हैं? ऑन करते हैं. तो लाइफ इंश्योरेंस फ्री में थोड़ी हुआ होगा बच्चों. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी. तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है ये अलाउड है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करिए ये अलाउड है एज पर सेक्शन 36. आप 36 के हिसाब से पीएनएल में क्या कर सकते हो? इसको डेबिट कर सकते हो. आई बात समझ में? सर अगर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के खुद के ही कैटल्स हो तो बच्चों यहाँ पर ये वाला फिर 36 कवर नहीं करेगा उसको. हो सकता है अपन जो 37 पढ़े वहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाए? कवर हो जाए. लेकिन 36 तो उसको कवर नहीं कर रहा. 36 ने बहुत ही स्पेसिफिक केस बताया है कि फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइफ इंश्योरेंस कराती है कैटल का. और वो कैटल किसके है? उसके मेंबर्स के. और जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी, वो अलाउड है. अगर हम बात करते हैं जैसे कोई कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी है अमूल. अमूल के मेंबर्स होंगे किसान लोग और किसानों के पास गाय भैंस होगी, कैटल्स होंगे. वो कैटल्स किसके होते हैं बच्चों? किसानों के ही होते हैं. अब हुआ ये कि अमूल ने इंश्योरेंस करा दिया किसका? कैटल का. और क्या पे कर दी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी. तो वो अलाउड है एज पर सेक्शन 36. और बच्चों अगर अमूल के खुद के कैटल्स होंगे ना तो टेंशन की बात नहीं है. सेक्शन नंबर 37 आने वाला है. सेक्शन नंबर 37 जो भी खर्चे 30 से लेकर 36 तक नहीं आएंगे, हो सकता है वो 37 में क्या हो जाए? कवर्ड हो जाए. हमें तो बस 36 की स्पेसिफिक कंडीशंस याद रखनी है. तो इंश्योरेंस के रेस्पेक्ट में अपने 3 खर्चे हो चुके हैं. एक तो अगर कोई भी बिजनेसमैन इंश्योरेंस कराता है स्टॉक का और फिर क्या कराता है? स्टॉक के इंश्योरेंस पे क्या देता होगा? प्रीमियम. तो वो प्रीमियम अलाउड है. दूसरा क्या पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या करवाता है? हेल्थ इंश्योरेंस. और उसके ऊपर क्या पे करता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश. तो वो भी क्या है? अलाउड है. तीसरा खर्चा क्या हो गया बच्चों इंश्योरेंस से रिलेटेड? अगर कोई फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कैटल्स का लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है तो वो भी क्या है? अलाउड है. और वो कैटल्स कौन ऑन करता हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, उसके मेंबर्स. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन करती है तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 37 क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए. ये बात याद रखना बच्चों, जो भी खर्चे 30 से लेकर 36 तक नहीं आए होंगे हो सकता है वो 37 में क्या हो जाए? कवर हो जाए. अगर 37 की कंडीशन फुलफिल होगी तो ही. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की. पॉइंट नंबर 11 सब लोग ध्यान से सुनना. वापस आ जाओ फटाफट. देखो बच्चों खत्म होने वाला है 36, फिर मैं आपको पूरा की पूरा रिवाइज करा दूंगा 36. बेड डेब्ट्स. आप पीएनएल में क्या डेबिट कर सकते हो? बेड डेब्ट्स डेबिट कर सकते हो. ऐसा किसने परमिट कर दिया है? सेक्शन नंबर 36 ने परमिट कर दिया. सर कुछ कंडीशन दी है क्या? दी है बच्चों, ध्यान से देखो इधर. बेड डेब्ट 2 चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है. एक तो हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड और एक हो सकता है कैपिटल असेट से रिलेटेड. बेड डेब्ट 2 चीज़ों से हो सकती है, एक तो स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड और एक हो सकता है कैपिटल असेट से रिलेटेड. देखिए इधर देखिए सब लोग. मैंने किसी को अपना स्टॉक बेचा, उधार में बेचा और वो मुझे पैसे नहीं देगा तो दैट इज बेड डेब्ट रिलेटेड टू स्टॉक इन ट्रेड. मैंने किसी को मेरा फर्नीचर भेज दिया, फर्नीचर वॉज माई कैपिटल असेट्स. मैंने मशीन भेज दी, उधार में भेज दी थी, भाई बाद में पेमेंट कर देना, उसने मुझे पेमेंट नहीं किया. तो बेड डेब्ट 2 रीजन से हो सकती है. तो एक तो स्टॉक इन ट्रेड की वजह से और एक कैपिटल असेट्स की वजह से. अब मुझे बताओ पीएनएल में कौन सी आनी चाहिए?
P&L में कौन सी आनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड या कैपिटल एसेट से रिलेटेड। तो बच्चों ये बोला गया है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड बैड डेट्स होगी तो आप P&L में डेबिट कर सकते हो, अगर कैपिटल एसेट से रिलेटेड बैड डेट्स रहेगी तो आप उसको P&L के अंदर डेबिट नहीं कर पाओगे, स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड ही क्या कर पाओगे, डेबिट कर पाओगे। पहली बात तो ये समझ में आई। सर इसका रीज़न बच्चों लॉ की लैंग्वेज में ही है ना। लैंग्वेज जो थी बैड डेट से रिलेटेड वो क्या बोलती जरा देखिए, एक एग्जाम्पल से समझो। जब भी आपने उधार में बेचा होगा तो एंट्री पास करी होगी डेटर्स टू सेल, ये आपने एंट्री पास करी होगी, ठीक है बच्चों। से ये 50,000 की है, तो ये सेल को कहाँ पे लिखा होगा आपने, ये सेल को आपने ट्रेडिंग में क्रेडिट किया होगा, यहाँ पर आपने सेल्स लिखा होगा कितना, 50,000। तो लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है बैड डेट के रेस्पेक्ट में, अगर कोई इनकम कंसीडर कई गई हो, पहले किसी चीज़ को पहले आपने इनकम कंसीडर किया हो एंड उसके रेस्पेक्ट में बैड डेट्स होती है तो ही P&L में डेबिट कर सकते हो। आई रिपीट माई वर्ड, अगर किसी चीज़ को पहले इनकम कंसीडर किया हो एंड उसके रेस्पेक्ट में ही क्या हुई है, बैड डेट्स हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, बैड डेट्स को P&L में डेबिट कर सकते हो। आई बात समझ में। तो भाई सेल को तो मैंने इनकम माना था ना, इनकम मान के P&L में क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड जब भी बेचते हैं तो अपन सेल को P&L में क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में बैड डेट्स को अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप कैपिटल एसेट बेचते बच्चों तो उसके लिए डेटर वर्ड यूज़ भी नहीं करेंगे। से मैंने राहुल को उधार में फर्नीचर बेच दिया तो राहुल टू फर्नीचर एंट्री पास करी होगी। ये जो फर्नीचर से पैसा आया होगा ये तो मेरी एसेट है, तो क्या मैंने उसको P&L में क्रेडिट किया होगा कि बच्चों उसको सेल माना होगा, क्या मुझे बताओ, नहीं माना होगा। तो कैपिटल एसेट को आपने सेल नहीं माना होगा, यानी इनकम ट्रीट नहीं किया हो गया होगा। तो इनकम नहीं ट्रीट किया है तो उसके रेस्पेक्ट में बैड डेट्स भी अलाउ नहीं की जाएगी। ये इसका लॉजिक है जो उन्होंने दिया है। पहली कंडीशन कोई आपसे पूछेगा कि बैड डेट्स P&L में लिख सकते हो क्या, तो हाँ लिख सकते हो। तो बच्चों अगर किसी चीज़ को पहले इनकम कंसिडर किया हो तो उसके रेस्पेक्ट में ही बैड डेट्स जो हुई है वो आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आप मुझे देखो कि बच्चों क्या एक्चुअल बैड डेट्स अपन को P&L में डेबिट करना है या प्रोविजन भी चलेगा, अपन तो प्रोविजंस को भी क्या कर देते हैं, अकाउंट्स में P&L में डेबिट कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं प्रोविजन नहीं, एक्चुअल जब बैड डेट्स होगी यानी आप सही में जब उसको क्या कर चुके होंगे, राइट ऑफ कर चुके होंगे। सही में आपने क्या कर रखा होगा, राइट ऑफ कर रखा होगा। जैसे आपने एंट्री पास करी डेटर्स टू सेल, फिर आपने एंट्री पास कर दी होगी बैड डेट्स टू डेटर, यानी आपने डेटर को क्या कर दिया बच्चों, राइट ऑफ कर दिया। तभी P&L में क्या करने दिया जाएगा, डेबिट करने दिया जाएगा। प्रोविजंस को राइट ऑफ कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो प्रोविजंस आर नॉट अलाउड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आर नॉट एट ऑल अलाउड। आई बात समझ में, ठीक है। तो दो चीज याद रखना, पहली चीज तो बैड डेट्स की कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि जिस चीज को आपने पहले इनकम कंसिडर किया हो एंड उसके रेस्पेक्ट में ही बैड डेट्स होती है तो ही आप P&L में डेबिट कर सकते हो। दूसरा कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ होना चाहिए, प्रोविजंस अलाउड नहीं है। प्रोविजन अगर है तो वो आप P&L में डेबिट नहीं कर पाओगे। अच्छा बच्चों इधर देखो, सब लोग इधर देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग मुझे आंसर देना उस चीज़ का। मैं प्रोफेशन कर रहा हूं, मैंने ना एक क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करी और अभी उससे पैसे नहीं लिए, मुझे उससे 1,00,000 रुपये लेने हैं। तो जो क्लाइंट को मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी तो उसको मैंने इनकम कंसिडर किया होगा। अब उसने मुझे फीस नहीं दी तो बच्चों वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, बैड डेट्स, क्योंकि पहले मैंने उसे क्या कर रखा है, इनकम कंसिडर कर रखा है। उसकी फीस को मैं अपने P&L के अंदर क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। अब मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्त को लोन दिया है। मैंने अपने दोस्त को क्या दिया है बच्चों, लोन दिया है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने अपने फ्रेंड को लोन दे दिया 5 लाख रुपए का। तो मैंने एंट्री पास कर दी होगी से लोन टू राहुल और टू कैश में लोन दे दिया मैंने उसको 5 लाख का। तो बच्चों मेरा 5 लाख से कैश कम हो गया होगा और बैलेंस शीट में एक असेट आ गई होगी लोन। अब राहुल ने मुझे ये लोन का पेमेंट नहीं किया, क्या ये बैड डेट्स, क्या ये लोन से रिलेटेड बैड डेट्स में P&L में डेबिट कर सकता हूँ क्या? जी नहीं बच्चों, क्योंकि जब मैंने लोन दिया था क्या मैंने लोन को इनकम कंसिडर किया था? बिल्कुल नहीं। तो मैं उससे रिलेटेड
बैड डेब्ट्स को P&L में डेबिट भी नहीं कर सकता। तो मेरी एक ही बात आप समझ जाओगे तो आप बहुत अच्छे से बैड डेब्ट्स को समझ पाओगे। बस मैंने यही बोला है कि किसी चीज़ को पहले आपने इनकम कंसिडर किया हो एंड उसके रेस्पेक्ट में ही क्या होती है, बैड डेब्ट्स होती है, तो ही आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, नहीं तो आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते। और दूसरा, बैड डेब्ट्स एक्चुअली क्या हो जानी चाहिए बच्चों, राइट ऑफ हो जानी चाहिए। एक्चुअली राइट ऑफ होने का मतलब ये है कि आपको प्रोविजन नहीं बनाना है, आपको बैड डेब्ट्स को सही में जेन्युइनली क्या करना है, अपनी बुक्स में राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब मुझे तीसरा पॉइंट बताओ कि जैसे मैंने 50,000 की सेल करी थी, तो डेटर्स टू सेल मैंने एंट्री पास कर दी थी। अब मेरे को बैड डेब्ट्स हो गई, तो मैंने ये बैड डेब्ट्स पूरे की पूरे कहाँ पे डेबिट कर दिए, 50,000 रुपये पूरे की पूरे डेबिट कर दिए P&L में। 50,000 डेबिटेड टू P&L इन इनकम टैक्स वालों ने इसको अलाउ भी कर दिया। पूरे 50,000 रुपये क्या कर दिए बच्चों, अलाउ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 आपकी बैड डेब्ट्स हो गई, या बैड डेब्ट्स मान लो आपका प्रॉफिट क्या कर दो, कम कर दो। तो मैंने अपने 50,000 से प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया, और मैंने कम प्रॉफिट पे क्या दे दिया होगा, टैक्स। लेकिन बाद में उस इंसान का ज़मीर जागा और उसने मुझे पैसे दे दिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गई बच्चों, मुझे 30,000 रुपये मिल गए। पूरे 50 तो नहीं मिल पाए, कितने मिल गए बच्चों, 30 मिल गए। तो इस 30 का क्या करूं मेरे बच्चों, बताओ मुझको, 30 का क्या करना पड़ेगा। अब इस 30 को इनकम मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, जी हाँ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। जितनी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुई, 30,000 रिकवर्ड हुए बच्चों, तो 30,000 पूरी की पूरी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, और इसे अपन P&L में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सेक्शन है 41 बच्चों, सेक्शन 41 में 4-5 इनकम ही कवर्ड है, उसमें से एक इनकम कवर्ड है कौन सी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक इनकम और कवर्ड है बैलेंसिंग चार्ज, जो मैं आपको बता चुका हूं। अपन जब 41 आएंगे तो वहां लिस्ट बना दूंगा, 5 इनकम 41 में आती है, तो अपन ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं देख चुके होंगे, तो कोई खास बात नहीं रहेगी उस सेक्शन की बच्चों। अगर आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होती है तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू दी P&L एज पर दी सेक्शन 41, तो ये भी लिख के रख लो। तो बैड डेब्ट्स के रेस्पेक्ट में क्या क्या पॉइंट लिख लिया, एक तो अगर आपने किसी चीज़ को इनकम माना हो उसके रेस्पेक्ट में बैड डेब्ट्स होती है, तो ही आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। दूसरा, बैड डेब्ट्स एक्चुअली क्या हो जानी चाहिए, राइट ऑफ हो जानी चाहिए, प्रोविजंस को माइनस नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपने बैड डेब्ट्स डेबिट कर दी है और बाद में आपको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाती है, तो उसको आपको P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा एज पर दी सेक्शन 41। अब एक डिफिकल्ट पॉइंट लेकर आता हूँ बच्चों, जो किसी को भी समझ में नहीं आता एक बार में, तो कभी समझ में नहीं आता। अब बच्चों अगर अपन लाइव नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहेगी। और ये पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, इसलिए सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देख लीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इन्वॉल्व इन दिस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट का लॉजिक है। अब वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, वो फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। ठीक, इधर देखो सब लोग, 50,000 की बैड डेब्ट्स हुई थी। अब मैंने डेबिट भी कितनी कर दी, 50,000 P&L में डेबिट कर दी। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि आपकी 50,000 की बैड डेब्ट्स होगी, हमें लगता है कि आपकी बैड डेब्ट सिर्फ कितने हज़ार की होगी, 30,000 की। तो हम अलाउ कितने करेंगे, 30,000 ही करेंगे। मतलब आप P&L में इनकम टैक्स के हिसाब से तो कितना डेबिट कर सकते हो, 30,000 ही डेबिट कर सकते हो, ये अलाउड है। लेकिन हम 20,000 को क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। 20,000 को हमने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। मतलब 20,000 को आप इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालते टाइम डेबिट नहीं कर सकते। आपने बोला कि साहब बैड डेब्ट्स कितनी हो गई, 50,000, आपके हिसाब से बैड डेब्ट्स कितनी है, 50,000, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से कितनी है, 30,000। इनकम टैक्स वालों ने कितनी डिसअलाउ कर दी, 20,000 डिसअलाउ कर दी। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, क्या आपका इनकम टैक्स में 20,000 से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ गया होगा, 100% बढ़ गया होगा। क्या 20,000 के ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, नहीं दे चुके हो, अब आप दे चुके हो। यूं तो आपकी बैड डेट्स 50,000 थी, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने अलाउ कितनी करी, 30, कितनी डिसअलाउ कर दी, 20 डिसअलाउ कर दी। तो ये 20,000 के ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, नहीं दे चुके हो, 100% आप क्या दे चुके हो, टैक्स दे चुके हो। अब सुनना, अब आपको बैड डेट्स रिकवरी होती है, बैड डेट्स रिकवरी होती है 25,000 की। बैड डेट्स रिकवरी आपको हुई है 25,000 की। अब आप मुझे बताइए कि आप P&L में कितना क्रेडिट करेंगे। P&L में पूरे 25,000 क्रेडिट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। रीज़न क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे कि 25,000 में से तो मैं वो माइनस कर दूंगा 20,000, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्या दे रखा है, टैक्स दे रखा है। तो मैं P&L में कितना क्रेडिट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 क्रेडिट करूंगा। आई रिपीट बच्चों, बैड डेट्स रिकवरी कितनी हो गई, बैड डेट्स रिकवरी कितनी हो गई, 25,000 की हो गई। अच्छा
25,000 की हो गई। अगर मान लो, अगर एक पहले वाला केस देखते हैं, पहले वाला देखो कि 50,000 की बेड डेप्ट हुई थी और 50,000 ही क्या हो गए थे बच्चों, अलाउड हो गए थे। तो क्या हुआ होगा, जब 50,000 अलाउड हो गए होंगे पूरे के पूरे, तो आपने 1 रुपये भी टैक्स नहीं दिया होगा, तो आपको 25,000 रिकवर होते तो पूरे 25,000 रुपये क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सुनिए बच्चों, अब सुनिए, 50,000 की बेड डेप्ट थी लेकिन 30,000 ही आपको अलाउ किए गए थे, 20,000 डिसअलाउ कर दिए थे। मतलब 20,000 को आपने एक्सपेंस नहीं माना होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ाया होगा, प्रॉफिट पे टैक्स दे दिया होगा, तो 20,000 के ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। तो 25,000 में से कितना माइनस कर दूंगा, 20,000, बचेगा कितना, 5,000। ये 5,000 ही बेड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से क्या रहेंगे, P&L में क्रेडिट होंगे। तो बच्चों कितनी बेड डेप्ट रिकवर्ड P&L में क्रेडिट होती है, उसका एक फॉर्मूला है। बेड डेप्ट रिकवर्ड जो होगी वो होगी अमाउंट रिसीव्ड माइनस कितना कर दूं बच्चों, ये 20,000 माइनस कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, अमाउंट डिसअलाउड। डिसअलाउड क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या दे चुके होंगे अपन, टैक्स दे चुके होंगे। तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट डिसअलाउड, जो बैलेंस बचेगा वही बेड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से P&L में क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो, अब देखो बच्चों, अगर ऐसा लिखा होता बेड डेप्ट रिकवर्ड जो है, बेड डेप्ट रिकवर्ड जो है 15,000 है, तो अब क्या करते, तो आप यहाँ लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड 15,000 और डिसअलाउड कितनी थी, 20,000, मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है। तो अभी तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 रुपये पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 20,000 पे क्या दे चुके हो, टैक्स दे चुके हो। तो 15,000 पे वापस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर अब मैं बोलूँ कि अमाउंट रिकवर्ड जो है वो कितना होता है, से 30,000 रुपये हो जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, जब मुझे बताओ, अमाउंट रिसीव्ड यानी कितना 30,000 और माइनस कितना कर दूंगा, डिसअलाउड यानी 20,000, तो कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 पे ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 1 रुपये भी डिसअलाउड नहीं होते, 1 रुपये भी डिसअलाउड नहीं होते, यानी पूरे के पूरे क्या कर दिए जाते, अलाउ कर दिए जाते, पूरे के पूरे अलाउ कर दिए जाते। तो यहाँ पर कितना आता है, 50,000 पूरे के पूरे अलाउ होते। तो फिर जितनी भी बेड डेप्ट मिलती, सिर्फ 30,000 मिली बच्चों, तो डिसअलाउड तो कुछ है ही नहीं, तो डिसअलाउड नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी बेड डेप्ट रिकवर्ड क्या रहेगी, आपकी टैक्सेबल होगी। ये पॉइंट था बेड डेप्ट्स का, पूरा पॉइंट खत्म हो गया बच्चों। चलिए आइए फटाफट 10 नंबर पॉइंट बोल दीजिए, फटाफट में सर 10 नंबर पॉइंट बोल लीजिए। अगर कोई फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो लाइफ इंश्योरेंस कराती है किसका, अपने कैटल्स का, तो बच्चों और वो कैटल का इंश्योरेंस कराने के ऊपर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी वो अलाउड है एज पर सेक्शन 36। फिर इसके बाद बेड डेप्ट्स होती है, तो बेड डेप्ट्स 2 हो सकती है, स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड और कैपिटल एसेट से रिलेटेड। स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड तो वो P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, कैपिटल एसेट से रिलेटेड तो P&L में डेबिट नहीं कर सकते। फिर बेड डेप्ट जब एक्चुअली राइट ऑफ हो जाएगी तो ही आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। प्रोविजंस को P&L में डेबिट नहीं किया जा सकता। फिर जो भी बेड डेप्ट्स है और वो रिकवर्ड हो जाती है तो सेक्शन 41 के हिसाब से क्या होगी, इनकम। जितनी बेड डेप्ट हुई थी और वो पूरी की पूरी अलाउ हो चुकी होगी, तो जो भी अमाउंट बेड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से होंगे वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। लेकिन 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 अगर आपको पूरे अलाउ नहीं किए गए होंगे बच्चों, तो फिर जो भी बेड डेप्ट रिकवर्ड होगी उसमें से डिसअलाउड वाला पोर्शन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो बची हुई अमाउंट रहेगी वही क्या रहेगी, टैक्सेबल होगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान से देखना आप, एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी है। अगर कोई कंपनी, पॉइंट सिर्फ अप्लाई किसके ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी क्या करती है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करती है, और वो भी एनी एक्सपेंडिचर, तो वो अलाउड होगा एज पर सेक्शन 36। अगर कोई भी कंपनी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करती है, तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो वर्कर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग मैटर्स। कितने बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चों में कितना टाइम गैप अच्छा होता है, बच्चों को कैसे हेल्दी रखना है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको खुद को अपने आप को कैसे न्यूट्रिशियस फूड लेना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एजुकेशन होता है बच्चों। तो देश की गवर्नमेंट तो करती है ये सब खर्चा, लेकिन उन्होंने बोला कि कंपनीज भी खर्चा करेगी तो उनको हम बेनिफिट दे देंगे। तो कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को फैमिली प्लानिंग के मैटर में क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है, तो बच्चों वो क्या रहेगा, अलाउड रहेगा एज पर सेक्शन 36। लेकिन याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट और रेवेन्यू नेचर विल बी अलाउड 100% इन द सिंगल टाइम। कैपिटल नेचर विल बी अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट एंड रेवेन्यू नेचर विल बी अलाउड 100% एक ही बार में। देखिए
एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हर बार ये आता है, एक्स लिमिटेड है। अब वो यहाँ पे बोल दे रमेश सुरेश ने खर्चा कर दिया, राहुल ने, देव ने खर्चा कर दिया, पार्टनरशिप फर्म ने खर्चा कर दिया, तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले देख लेना कंपनी है कि नहीं। कंपनी ने क्या किया है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर किया है। अब एनी एक्सपेंडिचर बोला है बच्चों, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को भी नहीं हटाया है। तो अगर आप जेन्युइनली कोई भी खर्चा किसके लिए करते हो, फैमिली प्लानिंग के लिए करते हो, दैट एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड। अब बोला गया है कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो कैपिटल खर्चे किए गए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं, वो 1 लाख के किए गए हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो कितने के किए गए हैं, 50,000 के किए गए हैं। तो बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, तब आप क्या करोगे, अलाउड तो है 50,000 तो पूरे अलाउड हो जाएंगे एक बार में, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, 5, तो कितना आएगा 20,000। तो इस साल के P&L में कितना आ जाएगा बच्चों, 70,000 रुपये। एक तो 50,000 ये पूरे 100% एक बार में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्या करना होता है, 5। आई बात समझ में। अच्छा, ऐसे ही कुछ सेक्शंस अपन पढ़कर आए थे, पहले उनको भी रिकैप करो साथ में। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 35CCC, यहाँ पर ही लिख के रख लो बच्चों, यहाँ पर ही लिख के रख लो। 35CCA पढ़ाया था मैंने आपको। 35CCA किसके रेस्पेक्ट में था, रूरल डेवलपमेंट। कोई भी करता है, एनी पर्सन डिडक्शन कितनी मिलेगी जरा मुझे बता दो, 100%। तो वो अर्बन पावर्टी इराडिकेशन फंड को डोनेशन दे, या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे जो कि अप्रूव्ड है, नोटिफाइड है, तो उसको 100% क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। 35CCC था, एनी पर्सन खर्चा किसके ऊपर करता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर करता, लिख के रख लो बच्चों। अब एनी एक्सपेंडिचर बोला था, कैपिटल भी बोला था, रेवेन्यू भी बोला था, और कैपिटल के अंदर क्या बोला था, लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है। ये पूरा की पूरा खर्चा P&L में डेबिट कर सकते हो एक बार में, कितना, 150%। एक ही बार में कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, और रेवेन्यू कितना, 150% P&L में डेबिट कर सकते हो। 35CCD किसके ऊपर अप्लाई होता है, CCD क्यों लिख दिया, CCD कंपनी पे। कंपनी किसके ऊपर खर्चा करती है, स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। तो बच्चों एनी एक्सपेंडिचर था, लाइक कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। कैपिटल नेचर को हो तो लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है, रेवेन्यू भी, सारी चीज़ें कवर्ड है, और कितना होना चाहिए, 150% एक बार में। और अभी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, अगर कोई भी कंपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा करती है, एजुकेट कर रही है वर्कर्स को रिगार्डिंग दी फैमिली प्लानिंग मैटर्स, तो वो कोई भी खर्चा करे, एनी एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर में ऐसा नहीं बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मना नहीं किया है, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है। कितने, अगर वो जेन्युइनली किसके लिए हो, जेन्युइनली वो फैमिली प्लानिंग मैटर्स के लिए हो, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, कैपिटल नेचर को 5 करेंगे, और रेवेन्यू नेचर की 100% डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैपिटल नेचर 100% हुए होंगे उसको डिवाइड बाय 5, और रेवेन्यू नेचर पूरा की पूरा एक बार में। आई बात समझ में। तो पॉइंट नंबर 12 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट नंबर 13। देखो डिफिकल्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम्स, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम। चलिए देखिए इधर बच्चों, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है पॉइंट, है ना, पॉइंट डिफिकल्ट है, लॉजिक समझना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर से जाएगा ये वाला पॉइंट। इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। क्या लिखा है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम, PF पेंशन स्कीम होती है ना बच्चों। तो जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी जो ऊपर पढ़कर आए थे अपन, वो क्या पढ़कर आए थे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आई बात समझ में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अपन पढ़कर आए थे। अब अपन आप किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कि जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा इन रिकॉग्नाइज्ड फंड्स के अंदर तो क्या मिल जाएगी बच्चों, रिडक्शन मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की मिलनी चाहिए, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की क्यों दे रहे, कुछ अजीब लग रहा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से दिया होगा, अपनी जेब में से दिया होगा, तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन क्यों दे रहे हो भाई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन तो मिलनी चाहिए, हमको समझ में आ गया सर, आपने ऊपर पढ़ा दिया था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड फंड्स, हमको रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन क्यों दे रहे हो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो तो एम्प्लॉय खुद करता है, कोई एम्प्लॉयर थोड़ी करता है, एम्प्लॉय अपने हिस्से की सैलरी में से कंट्रीब्यूट करता है।
तो ज़रा देखिए बच्चों, इसका लॉजिक क्या है। जब भी, जैसे मैंने आपको याद है पीएफ के टाइम पे एक एग्जांपल दिया था, 10,000 रुपये सैलरी थी, 1,000 रुपये कौन कंट्रीब्यूट करता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था इस पीएफ में। मान लो ये आरपीएफ है तो 1,000 किसने कंट्रीब्यूट कर दिए, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिए। तो ऊपर अपन पढ़कर आए कि जो 1,000 रुपये सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करे हैं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 36 के अंदर। अब इसमें से 1,000 रुपये कट गए और एम्प्लॉय के हाथ में कितने आते थे, 9,000 रुपये। अब ये एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1,000 रुपये इस आरपीएफ के अंदर। तो भी अपन एम्प्लॉयर को क्या दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं। आपका बोलना ये बिल्कुल जेन्युइन है कि सर एम्प्लॉयर का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसमें एम्प्लॉयर को डिडक्शन देने की जरूरत क्या है। लॉजिक समझिए, इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला मालूम है, ये एम्प्लॉयर खुद तो जमा नहीं करता है बच्चों, एम्प्लॉयर किसको दे देता है, सॉरी एम्प्लॉय किसको दे देता है, एम्प्लॉय खुद जमा नहीं करता है, एम्प्लॉय किसको दे देता है, एम्प्लॉयर को दे देता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज गिवन टू दी एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स ने बोला कि जब भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर रिसीव करेगा तो उसे डीम्ड इनकम मान के पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। जब भी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन किसको देगा, एम्प्लॉयर को देगा, तो एम्प्लॉयर को उस कंट्रीब्यूशन को क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड इनकम मान के पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। और डीम्ड इनकम मान लेना कि एम्प्लॉयर की क्या हो गई, ये इनकम हो चुकी है। और जब वो एम्प्लॉयर उसका पैसा, एम्प्लॉय का पैसा प्लस खुद का पैसा कहां पर जमा कर देगा, आरपीएफ के अंदर, तो खुद के पैसे की डिडक्शन तो ऊपर ले लेगा और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है वो भी कहां पे ले लेगा, 36 के अंदर ले लेगा। तो जब वो जमा कर देगा तब क्या दे दी जाएगी, डिडक्शन दे दी जाएगी। तो सर ये डीम्ड इनकम माना ही क्यों। देखो बच्चों, अगर एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दे दिया और एम्प्लॉयर ने वो कंट्रीब्यूशन चालाकी करके जमा नहीं किया, तो बच्चों वो डीम्ड इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। और डीम्ड इनकम कंसिडर कर लिया गया तो एम्प्लॉयर को क्या देना पड़ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो भाई जब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से मिलेगा ना, जब मिलेगा तो उसे इनकम मान लो, और जब जमा करेगा तो तब क्या मान लो, एक्सपेंस मान लो। तो रोल ही खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ, इफेक्ट नलीफाई हो गया। इनकम, जितनी इनकम माना था उतना की उतना क्या मान लेंगे, एक्सपेंस मान लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डीम्ड इनकम तो मान लिया, एम्प्लॉयर ने रिसीव तो कर लिया एम्प्लॉय से, लेकिन उसने जमा नहीं किया, तो उसकी डिडक्शन उसको मिलने नहीं वाली है। आई बात समझ में। तो ये पॉइंट लेकर आए हैं, क्या है वापस बोल दो बच्चों। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, ऐसा क्यों बोला, जब भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, आई रिपीट, जब भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो एम्प्लॉयर के लिए वो डीम्ड इनकम रहेगा। मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉयर की इनकम हो चुकी है, और जब एम्प्लॉयर उसको जमा कर देगा तो उसे क्या मान लेंगे, एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। तो एम्प्लॉयर के हैंड में कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने जमा नहीं किया तो वो डीम्ड इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा, एंड उसके ऊपर क्या देना पड़ जाएगा, एम्प्लॉयर को टैक्स देना पड़ जाएगा। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू 43B। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू 43B। क्या होता है बच्चों 43B, इस डिडक्शन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयर एक्चुअली में क्या कर दे, जमा कर दे। अगर एम्प्लॉयर जमा नहीं करेगा, अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उसको डिडक्शन नहीं दी जाएगी, उसको क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। आई बात समझ में। और रिटर्न फाइलिंग की बात करेगा तो बच्चों अगले साल का वो क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 3 पॉइंट हो गए, फटाफट बोलो मुझे, फटाफट बोलो कौन कौन से पॉइंट। एक तो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइफ इंश्योरेंस कराती है किसका, कैटल का। तो बच्चों जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देगी वो क्या रहेगी, अलाउड। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा बेड डेप्स, अगर वो रेवेन्यू बेड डेप्स है यानी स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड है तो वो अलाउड है, कैपिटल एसेट से रिलेटेड है तो वो अलाउड नहीं है। बेड डेप्स रिकवर्ड क्या हो जाती है, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन वो वाला पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा वाला पॉइंट, जब बेड डेप्स पूरी अलाउड नहीं हुई होगी, कुछ डिसअलाउड हो गई होगी, तो बेड डेप्स रिकवर्ड कितनी टैक्सेबल होगी, जितनी रिसीव हुई, और जितना पोर्शन डिसअलाउड था क्योंकि उसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे, वो माइनस करने के बाद जो बची हुई अमाउंट है दैट विल बी टैक्सेबल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करती है, जेन्युइन फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। तो रेवेन्यू नेचर के तो 100% अलाउड होंगे एक ही बार में, लेकिन जो कैपिटल नेचर के इस साल किए गए होंगे उसकी डिडक्शन आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। एंड जो पॉइंट नंबर हमने 13 देखा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। तो जब एम्प्लॉय किसको देता है, एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो एम्प्लॉयर की डीम्ड इनकम कंसिडर कर लिया जाता है। और अगर एम्प्लॉयर ने इसको टाइम पे जमा नहीं किया अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, वो एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो एम्प्लॉय की इनकम तो ट्रीट हो गया एम्प्लॉयर की,
उसको क्या देना पड़ जाएगा बच्चों, टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, नाउ 14th एंड द लास्ट पॉइंट, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, discount on zero coupon bond will be written off over the life of bond. Discount on zero coupon bond will be written off over the life of bond. जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है? आपको नहीं पता तो आप एफए में पढ़ोगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो सर इसमें पैसा लगाने वाले को फ़ायदा कैसे होता है? देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड्स है ना, इशू एट डिस्काउंट होते हैं। से 100 रुपये का बॉन्ड है तो डिस्काउंट पे इशू होंगे तो 95 कंपनी को देना है, लेकिन जो कंपनी आपको पे करेगी ना वो पार पे करेगी। तो रिडीम एट पार होते हैं तो आपको मिलेंगे कितने से, 100 रुपये मिले। तो कंपनी की जेब से कितना एक्स्ट्रा चला गया, 5 रुपये। तो कंपनी के लिए कितना खर्चा है, 5 रुपये। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। आई रिपीट बच्चों, जीरो कूपन बॉन्ड्स और दोज बॉन्ड जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। कूपन मतलब इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, जीरो इंटरेस्ट। लेकिन ये इशू किस पे होते हैं, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे होते हैं, पार पे। तो कंपनी को मिले 95 और देने कितने पड़े, 100, तो कंपनी को एक्स्ट्रा 5 रुपये देने पड़े। अब ये कंपनी के लिए खर्चा है तो ये पीएनएल में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो बच्चों डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड पीएनएल में तो आएगा। अब बात ये आती है कि 5 रुपये एक ही बार में पीएनएल में आ जाएंगे क्या? नहीं बच्चों, ये 5 रुपये एक ही बार में पीएनएल में नहीं आने वाले। कितनी इंस्टॉलमेंट में आएंगे, ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, तो लाइफ ऑफ बॉन्ड से 10 साल है तो बच्चों अपन 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। अगर 5 साल है तो 5 साल है तो 5 साल में अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो हर साल 1 रुपये करके आपको पीएनएल में क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड विल बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। एक बात और बता दूं बच्चों, वैसे तो ये खत्म हो गया है ना, इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पर। जीरो कूपन बॉन्ड से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी मैं एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट आपसे एड्रेस कर लेता हूँ। जरा देखो बच्चों, इधर देखो, 5 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है, 5 रुपये का। और लाइफ कितनी, 5 साल बच्चों, है ना। 5 साल यानी कितने महीने होते हैं, 60 महीने, है ना। 5 साल यानी कितने महीने, तो उसका कैलकुलेशन मंथ्स में करना। क्या करना बच्चों, मंथ्स में करना। तो डिवाइड बाय 60 मंथ्स, तो इसकी डिडक्शन कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 60 मंथ्स में मिलेगी। अगर 10 साल होंगे तो फिर वो मंथ्स में कैलकुलेशन, ईयर्स में मत करना, उसका कैलकुलेशन मंथ में करना। क्यों, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड 1 जनवरी 2020 को इशू हुआ है तो इस साल कितने महीने का डिस्काउंट आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का आना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन किसके अंदर करना बच्चों, मंथ्स में करना। तो होगा क्या, 5 रुपये का डिस्काउंट है तो 60 महीने में राइट ऑफ करेंगे तो इस साल कितने महीने आएंगे, 3 महीने। तो जो 3 महीने का डिस्काउंट होगा वो पीएनएल में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग पूछोगे, हाँ, अब आप लोग में से कुछ लोग पूछोगे कि सर बॉन्ड 5 जनवरी को इशू किए तो क्या डेज़ में करें? नहीं बच्चों, तो डेज़ में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर किसी भी महीने 15 दिन और मोर है, 15 दिन और मोर है तो उसे पूरा मंथ कंसिडर कर लेना, उसे पूरा मंथ क्या कर लेना, कंसिडर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड इशू है 10 जनवरी को, तो जनवरी, अब 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी यानी 15 दिन या उससे ज़्यादा हो चुके हैं बच्चों। तो जनवरी पूरा आ जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का क्या कर देंगे अपन, 3 महीने का राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल के अंदर। अच्छा, अगर 20 जनवरी को इशू करे हैं तो क्या होगा, 20 जनवरी को इशू है तो जनवरी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जनवरी के 15 दिन या उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। बस फिर फरवरी और मार्च का ही इस साल क्या करेंगे बच्चों, राइट ऑफ करेंगे। तो कैलकुलेशन किस में करना, मंथ्स में करना। कैलकुलेशन डू इन मंथ्स, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो देखो अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है वो ऐसा आया है कि ईयर से ही अपना काम चल जाता है, लेकिन वो 1 अप्रैल को ही इशू करे हैं और वो 5 साल बाद क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो इन बिटवीन कभी इशू हो चुके हैं तो फिर आपको मंथ्स में ही क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो बोल देंगे 1 सितंबर को इशू है तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने महीने हो जाएंगे बच्चों, 7 महीने। 7 महीने का जो भी रहेगा डिस्काउंट वो इस साल के पीएनएल में डेबिट किया जाएगा। सो हियर 14 पॉइंट्स आर कंप्लीटेड बच्चों।